देखो, काइनेमेटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसे किया जाता है स्टडी? मोशन को। सिर्फ क्या स्टडी किया जाता है? मोशन। जबकि डायनामिक्स में मोशन तो स्टडी की जा रही है। इन एडिशन, कॉज ऑफ मोशन क्या है? और इफेक्ट्स ऑफ मोशन क्या है? वो दोनों भी स्टडी किए जाते हैं। मतलब मोशन के कॉज एंड इफेक्ट्स दोनों स्टडी किए जाते हैं। अब कॉज एंड इफेक्ट से क्या मतलब है? देखो बेटा, कोई भी चीज रखी है, वो मूव कब करेगी? से मेरे हाथ में डस्टर रखा है, अब ये मूव कब करेगा? इस पर जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करे। जब इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करे तब ये मूव कर सकता है, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा। मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, इट मे और मे नॉट मूव। अगर फोर्स सफिशिएंट हुआ तो ये मूव करने लगेगा। तो ये तो है कॉज ऑफ मोशन, मतलब फोर्स तो क्या है? कॉज ऑफ मोशन। इफेक्ट ऑफ मोशन क्या होता है? जब किसी बॉडी में मोशन होती है तो मोशन की वजह से उसमें एनर्जी होती है। मोशन की वजह से उसमें एनर्जी होती है, वो वर्क कर सकता है। ये सब क्या कहलाते हैं? इफेक्ट्स ऑफ मोशन। मोमेंटम होता है मोशन की वजह से। ये सब चीजें क्या कहलाते हैं? इफेक्ट्स ऑफ मोशन। तो डायनेमिक्स के अंदर आप दोनों चीजों को स्टडी करेंगे, कॉजेस को भी एंड इफेक्ट्स को भी। पर पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ कॉजेस को स्टडी करना। प्राइमरी फैक्टर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी कॉजेस ऑफ मोशन। बोर्ड क्लियर दिख रहा है बच्चों? यस सर। ठीक, सर चलिए। तो सबसे पहले हम, जब हम फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू डिफाइन फोर्स। अब छोटी क्लासेस में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, वो छोटी क्लासेस के हिसाब से सही था। पर अब हम फोर्स को डिफाइन करेंगे उस बेसिस पे कि ये क्या क्या कर सकता है। अगर मान लिया एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, से आपका एक दोस्त साइकिल पर जा रहा है, आप उसे पीछे से धक्का देते हो, आप उसे पीछे से धक्का दे देते हो, तो क्या हो सकता है? उसकी स्पीड बढ़ सकती है। आप उसे सामने से पुश करते हो, सामने से धक्का देते हो, तो उसकी स्पीड कम हो सकती है, वो इवन रुक भी सकता है। अगर साइड वाइज करते हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा ही हो सकता है। अगर मान लिया आप एक रुके हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स सफिशिएंट है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है, मतलब वो चलना स्टार्ट कर सकता है। अगर चलते हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो तो हो सकता है उसकी स्पीड बदल जाए, हो सकता है उसकी डायरेक्शन बदल जाए। या एक और केस हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पंज बॉल है, स्पंज वाली बॉल है, उसे आप दबा रहे हो तो क्या होता है? वो डिफॉर्म हो जाती है। उसे आप हर तरफ से दबाओ तो क्या होगी? डिफॉर्म हो जाएगी। मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स या तो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या उस बॉडी में डिफॉर्मिटी ला सकता है। कोई रिपीट करेगा मैंने क्या क्या फैक्टर्स बोले हैं? आंचल, आवाज आ रही है बेटा? आंचल, आदित्य, कौशिक, कोई बच्चा बताएगा? यस सर। हाँ बोलो, क्या क्या कहा मैंने फोर्स के बारे में? आदित्य, बेटा आवाज नहीं आ रही है। कोई और बच्चा बताएगा? सर हाँ बेटा।
Sir, force can deform the object or can create motion in object. और में चेंज यूनिफॉर्म मोशन, और में चेंज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक बोलो। Yes, sir. चलिए, तो अब हम फोर्स को डिफाइन अगर करना चाहें तो हम क्या कहेंगे? फोर्स इज अ फैक्टर, फोर्स इज अ फैक्टर which changes or tends to change or tends to change, यानी कि जो या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। tends to change the state of rest or the state of uniform motion. or direction of motion of any object. It may also cause deformity, मतलब शेप साइज बदल सकता है in an object. तो बेटा जो लिखी है डेफिनेशन, इसको पढ़ो, कोई डाउट है तो बोलो। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट इसमें? बेटा थोड़ा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। धीरे धीरे टफ चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो आज तुम्हारी क्लास की प्रेजेंस कम है। 10th में मॉनिटर कौन था तुम्हारी क्लास का? ध्वनि बताना बेटा। सर, हमारे सेक्शन में तो आदित्य कौशिक था। बेटा जो भी मॉनिटर्स थे उनको बोलना वो इंश्योर करें बच्चे जो एब्सेंट मार रहे हैं ना, जो एब्सेंट हो रहे हैं, Yes, sir. वो ना हो। तुम भी अपने फ्रेंड्स को बोलना, क्योंकि अब टफ चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे टफ होता जाएगा ये। चलिए, किसी को पूछना है इसमें कुछ? सर हाँ बेटा। सर डिफॉर्मिटी क्या होता है? डिफॉर्मिटी मतलब शेप साइज का चेंज हो जाना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे हाथ में एक बैलून है, तुम उसे दबा रहे हो, क्या होगा? उसका शेप साइज जो ऑर्डिनरी रहा होगा उससे चेंज हो जाएगा ना, यस सर। वो कहलाएगा डिफॉर्मिटी। क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। हमें फोर्स समझ में आ गया कि फोर्स वो चीज है, वो फैक्टर है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है। और स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने से मतलब क्या है हमारा? आइदर स्पीड चेंज हो सकती है और डायरेक्शन चेंज हो सकती है। फर्दर ये ऑब्जेक्ट्स में डिफॉर्मिटी भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज एरिस्टोटल्स फॉलिसी। एरिस्टोटल्स फॉलिसी। पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि ये क्या है, फिर इसको डिस्कस करेंगे कि सही है या गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अ कांस्टेंट फोर्स is required to maintain the steady motion of an object. यहां लिखा है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन, स्टेडी मोशन
को कंटिन्यू करने के लिए, उसकी मोशन को स्टेडी बनाए रखने के लिए लगातार एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्टेटमेंट पढ़ने में तो सही लगता है, जैसे मान लिया हम साइकिल चला रहे हैं, हम पेडल कर रहे हैं, साइकिल चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से भी चला सकते हैं हमसे। अगर हम पेडलिंग रोक दें तो साइकिल कुछ देर बाद रुक जाएगी। एरिस्टोटल का स्टेटमेंट भी तो यही कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट को स्टेडी मोशन में बनाए रखने के लिए एक कांस्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमको ये क्या लगता है कि जो एरिस्टोटल ने कहा वो सही है? किसी को कोई डिसएग्रीमेंट है इस बात से? समझ में आया क्या बोला उसने? ठीक बोला है या गलत बोला है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोगों की अगर आवाज साफ नहीं आ रही है। बेटा जिन बच्चों को मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इधर से, वो रिकॉर्डिंग पे देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि वो नेटवर्क प्रॉब्लम इधर से नहीं है, हो सकता है आपके साइड से हो, तो मैं यूट्यूब पे से अपलोड कर दूंगा, वो तो बाद में देख लेंगे। फिलहाल भी बने रहे, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चले जाएं, वो बाद में चेक कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन है क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। अभी सुमित चौधरी का आंसर आया है द स्टेटमेंट इज ट्रू, और हम सबको ये ट्रू ही लगता है, लेकिन बेटा ये पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। अब मैं डिस्कस करूंगा ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। नाम में ही फॉलिसी लिखा था, एरिस्टोटल्स फॉलिसी। फॉलिसी का मतलब ही होता है स्टेटमेंट विच इज यूनिवर्सली फॉल्स, ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा फॉल्स हो। तो क्यों हमने इसे फॉलिसी डिक्लेयर किया, चलो डिस्कस करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था, हम साइकिल चला रहे हैं और चलाते चलाते हमने पेडलिंग बंद कर दी, साइकिल कुछ देर बाद रुक जाएगी, तो हमें अपीयर हो रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब एक सिचुएशन अज्यूम करो, अगर मैं सारे फोर्सेस रिमूव कर दूं, जैसे साइकिल चल रही है, सारे फोर्सेस किसी तरह मान लो कि हमने रिमूव कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो फ्रिक्शन, देर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ एयर, देर इज नो डिसिपेटिव फोर्स। डिसिपेटिव फोर्स मतलब ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो। तो साइकिल को रोकेगा कौन? साइकिल रुकती किस वजह से थी? साइकिल रुक ही इसी वजह से जाती थी कि कुछ फोर्सेस उसे रोक रहे थे, जैसे फ्रिक्शन उसे रोकना चाह रहा था, एयर का रेजिस्टेंस उसे रोकना चाह रहा था, जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती थी और साइकिल रुक जाती थी। इफ देयर वर नो फोर्स, अगर वहां कोई भी फोर्स ना होता तो साइकिल ना रुकती। मतलब हमने मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स नहीं लगाया, हमने फोर्स क्यों लगाया? जो डिसिपेटिव फोर्स एक्ट कर रहे थे उनको ओवरकम करने के लिए हमने फोर्स लगाया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दीपांशी ने कहा है सर रिपीट द सेम एग्जांपल, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखेंगे। हमने ये कहा कोई भी साइकिल अगर हम पेडलिंग बंद कर देते हैं, हम पेडल लगाना बंद कर देते हैं उसमें, तो वो रुकती किस वजह से है? रीजन, द ओनली रीजन इज दैट देयर आर डिसिपेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बाइसाइकिल। डिसिपेटिव फोर्सेस से मेरा मतलब है ऐसे फोर्सेस जो बाइसाइकिल की, साइकिल की काइनेटिक एनर्जी को कम करते हैं। एंड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दोज फोर्सेस इज फ्रिक्शन। उनमें से सबसे बड़ा फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? साइकिल के टायर्स और रोड के बीच में, साइकिल के एक्सल और व्हील्स के बीच में, साइकिल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में। फिर एक और जो फ्रिक्शन है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन, मतलब एयर का रेजिस्टेंस। एयर के थ्रू मूव कर रही है साइकिल, तो एयर का रेजिस्टेंस। अगर ये सारे फोर्सेस ना होते तो साइकिल कभी नहीं रुकने वाली थी, हमेशा चलती रहती, हमेशा चलती रहती। इसका मतलब बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी को अगर कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है तो उसे रोकेगा ही कौन? वो चलती ही रहेगी हमेशा। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, चैट बॉक्स में लिख सकता है, माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। बोलो बच्चों।
नो सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। चलिए कोई बात नहीं। तो इसके बाद इस स्टेटमेंट को फॉलेसी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वाकई ये यूनिवर्सली रॉन्ग है। फॉलेसी डिक्लेयर कर दिया साइंटिस्ट्स ने। सबसे पहले किसने कहा था कि ये गलत है? गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे गैलीलियो ने कहा कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। लेकिन फाइनली जो फॉर्म रिटन फॉर्म में दिया वो दिया न्यूटन ने। न्यूटन ने बोला अपने लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन ने इसके रिगार्डिंग स्टडीज की, एरिस्टोटल के स्टेटमेंट्स को पढ़ा, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया, और उसके बाद वर्क करते हुए क्या बोला उन्होंने 3 लॉज डिस्क्राइब किए। दोज आर कॉल्ड लॉज ऑफ मोशन, और फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। फर्स्ट लॉ इसी से रिलेटेड था। फर्स्ट लॉ सेज कि एक ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो उसी स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना कर दिया जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest, and an object in uniform rectilinear motion will remain in uniform rectilinear motion unless an external force is applied to it. Clear है? यस सर। यस सर। यस सर। Repeat करेगा कोई? बच्चों? सर मैं हाँ, भार्गवी का हैंड रेज्ड है। भार्गवी अनम्यूट करो, रिपीट करो। Sir, an object at rest will remain at rest, or an object in rectilinear uniform motion will remain in rectilinear uniform motion until or unless an external force is applied. बिल्कुल ठीक है। सबको क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है या माइक अनम्यूट करके बता सकता है। चलिए फिर भी मैं एक बात कह रहा हूं, अगर अब भी किसी को डाउट आता है, आपके पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लीजिएगा विदाउट हेजिटेशन। फर्स्ट लॉ तो मैं बस लिख देता हूं, एक बार और क्लियर हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest and an object in यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। कर्व्ड पाथ के लिए ट्रू नहीं है। कर्व्ड पाथ पर अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स ऑलरेडी लग रहा होगा। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ पर नहीं चलते। यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मींस स्ट्रेट लाइन। unless an external force is applied to it. एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही बना रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन में है वो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ का एक इमीडिएट कंक्लूजन होता है इनर्शिया। इनर्शिया को डिस्कस करते हैं हम।
सेकंड लॉ से पहले इनर्शिया डिस्कस कर लेते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया किसे कहा जाता है, कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। हाँ श्रुति, अनम्यूट करो, बोलो बेटा। श्रुति सैनी। Sir, it is the property of a body. It is the property of a body to resist its motion. To resist change in, to resist change in its state of motion। ठीक बोला, फिर भी काफी। चलिए, समीर हैंड रेज किया हुआ है, कुछ बोलना है बेटा? समीर, आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, बाद में कॉल कर लेना अगर कुछ पूछना हो। अब हम बात करते हैं इनर्शिया क्या है। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा। जैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, वैसे ही चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट में एक आदत होती है, एक टेंडेंसी होती है। वो क्या आदत होती है कि वो अपनी मोशन की जो स्टेट है, जो भी उसकी मोशन की स्टेट है, वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन में है तो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन को कंटिन्यू करने की टेंडेंसी रखता है। अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, उसमें चेंज लाने को अपोज करता है, उसमें चेंज लाने को अपोज करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को वो रुका हुआ है हम चलाना चाहते हैं तो वो अपोज करेगा उसे। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, हम उस मोशन में चेंज करना चाहते हैं तो भी वो अपोज करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी of a body to resist change in its state of rest or state of motion। बोर्ड पर जो लिखा है उसे पढ़ें, अगर कोई डाउट है तो मुझे अभी बोलिए। किसी को कोई डाउट? सर स्टेट ऑफ रेस्ट के बाद ऑफ है या और है? और सॉरी गलत लिख दिया ये, और स्टेट ऑफ मोशन। कोई डाउट? चलिए फिर भी मैं एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूं। कोई भी बॉडी में, एक किसी भी बॉडी में प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में अगर कोई चेंज आना चाहता है तो वो उस चेंज को अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा अराइज होता है, क्या इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी है? क्या इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये टेंडेंसी है। फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हम इनर्शिया को मेजर नहीं कर सकते। इनर्शिया कैन नॉट बी मेजर्ड। हाउएवर वी कैन से दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हम ये जरूर कह सकते हैं इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस बॉडी में जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसका इनर्शिया, बट हम इनर्शिया को मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दो दोस्त हैं, एक बिल्कुल पतला सा है और एक खूब हैवी है, से 115 किलोग्राम, दूसरा बेचारा 50 किलो का है। आपको धक्का देना हो तो 50 किलो वाला तो दूर जाके गिरेगा, 115 को शायद ही आप हिला पाओ। रीजन क्या है? जितना ज्यादा मास होता है किसी बॉडी में, उसमें इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। मतलब अगर वो बॉडी चल रही है तो उसको रोकना मुश्किल होगा, अगर वो बॉडी रुकी हुई है तो उसको चलाना मुश्किल होगा।
फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड साइकिल पर आ रहा है सामने से, आप सामने खड़े होकर उसे रोक सकते हैं फोर्स लगा के, क्योंकि उसमें इनर्शिया कम है। रीजन, उसका मास और साइकिल का मास पूरा मिला के भी बहुत कम है। फर्दर साइकिल की स्पीड भी कम होती है, साइकिल की स्पीड भी कम होती है। तो एक और जो फैक्टर है वो है मोमेंटम। क्योंकि ऐसा हो सकता है बच्चे मुझसे कहें सर बुलेट का मास और कम होता है, वो क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि बुलेट का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, उसे नहीं रोक सकते। बट अगर आप एक बाइक चला रहा है दोस्त, उसके सामने खड़े हो जाए तो हो सकता है आपको टक्कर मार के निकल जाए। रीजन, बाइक और उसके मास का जो सिस्टम है वो ज्यादा मास होल्ड कर रहा है, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। क्लियर है मेरी बात? कुछ पूछना है किसी को? No, क्या हुआ बच्चा, कुछ बोरिंग लग रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है? आज बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर रहे। बेटा थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं 1000 तरीके बदल सकता हूं पढ़ाने के, लेकिन बताना पड़ेगा कि ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है। किसी को कोई डाउट या सब नो ठीक? सर। नो सर। No, sir. चलिए, नो सर। तो हमने इनर्शिया No, पढ़ sir. लिया। अब इनर्शिया के बाद आती है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थिंग इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या कहा गया है? अब अधिकतर बच्चों से जब पूछा जाता है व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और वो तुरंत बोलते हैं F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए। नहीं, ये नहीं है। ये उसके बेसिस पे कंक्लूजन जरूर डिराइव कर लिया गया है, बट इट इज नॉट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए कि लीनियर मोमेंटम किसे कहा जाता है। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? आदित्य हैंड रेज किया है बेटा, कुछ बोलना है? आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। चलिए मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, कोई बात होगी तो मुझे कॉल कीजिएगा। लीनियर मोमेंटम P से डिनोट किया जाता है एंड इट इज डिफाइंड एज मास टाइम्स वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ सेज force acting on an object is directly proportional to its rate of change of momentum. Force acting on an object is directly proportional to rate of change of momentum of the object. ये जो डेल्टा है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज rate of change of momentum, and second law says force applicable on an object is directly proportional to rate of change of momentum. तो अब क्या होना चाहिए? इसे इक्वालिटी में बदलने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। के की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अधिकतर यूनिट सिस्टम्स में, जितने हमारे नॉन यूनिट सिस्टम्स हैं, उन सब में इसकी वैल्यू क्या है? यूनिटी, यानी कि 1। तो हम क्या कह सकते हैं? फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगाया जाएगा वो किसके इक्वल होगा? उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। कुछ पूछना है किसी को इसमें? नो सर। अगर इसे हम थोड़ा सा प्रिसाइसली एक्सप्रेस करें, ये मैक्रोस्कोपिक चेंजेस हैं और इससे जो फोर्स की वैल्यू निकलेगी वो एवरेज फोर्स होगा। इससे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? एवरेज फोर्स। हमको टेक्निकली लिखना क्या चाहिए? फोर्स इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा इसका मतलब क्या है। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी,
and then it may be written as F equals to dp over dt. dp is infinitesimally small change in momentum and dt is infinitesimally small change in time. अब ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है? हमने एक लिमिटिंग कंडीशन प्लेस की है एंड दैट कंडीशन इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0. हमने लिखा है डेल्टा टी टेंड्स टू 0. इट मींस delta t is as close to 0 as it can be. It is not 0 but it is as close to 0 as it can be. ये उतना छोटा है जितना छोटा हो सकता है. हमको नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है but it is closest value possible to 0. Oh sorry, closest possible value to 0. तो ये जो मैक्रोस्कोपिक चेंजेस थे, बड़े स्केल के चेंजेस थे, उनको हमने किससे डिनोट चेंज कर दिया? बहुत छोटे चेंजेस से. मतलब बहुत छोटे टाइम में जो चेंज आया है. एक तो ये होता है कि मान लिया हम ये कह रहे हैं कि से 10 सेकंड से 20 सेकंड्स के बीच में इतना चेंज आया है मोमेंटम में, तो 10 सेकंड से 20 सेकंड एक लार्ज गैप है. अगर मैं कहूं 10.0001 सेकंड से 10.00002 सेकंड्स तक कितना चेंज आया है, तो अब टाइम इंटरवल छोटा हो गया, फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी. और किसी को भी इस कंसेप्ट में अगर डाउट होगा मार्क करके रखिएगा. जैसे स्कूल रीओपन होते हैं हम कैलकुलस पढ़ेंगे और कैलकुलस के बेसिस पे हम इसे बेटर डिस्क्राइब कर पाएंगे. कुछ पूछना है अभी तक जो हुआ है उसमें? सर इसमें डी क्या है? बेटा डी जैसे यहाँ डेल्टा चेंज को डिनोट करता था ना, मान लिया मैंने लिखा है से डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन एक्स, बट दिस चेंज इज ऑफ लार्जर स्कोप. ये चेंज क्या है? बड़ा चेंज है. जब हम लिखते हैं आइदर दिस और दिस, ये भी डेल्टा ही हैं, बट ये बहुत छोटे स्केल के चेंजेस को डिनोट करते हैं. ठीक है? सर ये लाइन क्या है? कौन सी लाइन? LIM लाइन ने लिमिट. लिमिट, हाँ वही सर. हमने बोला दैट वी आर अप्लाइंग अ लिमिटिंग कंडीशन. हम एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं. वो लिमिटिंग कंडीशन क्या है कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी. फोर्स कब कहलाएगा? जब एक लिमिट हो. क्या लिमिट हो? कि डेल्टा टी ऑलमोस्ट 0 है. ठीक है? सर तुम्हारे पास मैथ से बायो है समीर? तो सर मैं पूछ रहा हूँ मैथ्स है या बायो है? मैथ से मैथ. कुछ दिनों में तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा. लिमिट्स पूरा चैप्टर है मैथ्स में. ठीक है? और फिर भी नहीं आएगा, जिनको फिर भी समझ में ना आए वो मुझसे बात करना. ठीक है बेटा? बायो वाले बच्चों को मैं खुद समझाऊंगा, अपने आप समझाऊंगा, चिंता ना करें. तो बेटा आज इतना ही रखते हैं क्योंकि आज बच्चे भी कम हैं. बहुत ज्यादा छूट जाएगा बच्चों का. कल फिर से क्लास होगी 11:30. अपने फ्रेंड्स को बोल देना क्योंकि पिछली बार तक 35-36 स्टूडेंट्स आते थे, आज सिर्फ 18 है. कल एब्सेंट ना हो. हम बाकी पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है बच्चों? और अपना डेटा भी बचा के रखना. होता क्या है जब तुम्हारा हाई स्पीड डेटा खत्म हो जाता है तो फिर यहाँ कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है. तो रात को कोई Amazon प्राइम या हॉटस्टार ना चलाए.